नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अब तक विपक्ष लगातार कह रहा था कि प्रधानमंत्री सदन में आए, मणिपुर पर बोलें। प्रधानमंत्री को संसद में बुलवाने के लिए विपक्ष ने संसद का ये जो मॉनसून सत्र है उसको लगभग ठप कर दिया था। और साथ साथ यह भी कि विपक्ष ने अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हुए प्रधानमंत्री को सदन में लाने पर के लिए, बाकायदा बुलवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव रख दिया। मांग एक ही थी विपक्ष की कि प्रधानमंत्री आए और बोलें, और विपक्ष इस बात में तो कामयाब रहा कि प्रधानमंत्री को आज बुलवाया और प्रधानमंत्री बोले। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोले तो ऐसा बोले कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई। विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो गया। आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव तो गिरा ही, जिसके बारे में सबको मालूम था कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। नंबर गेम में विपक्ष कहीं नहीं खड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री को बोलने का मौका देकर ऐसा लगता है कि विपक्ष ने एक भारी चूक कर दी, क्योंकि प्रधानमंत्री आज लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय तक बोले। मणिपुर पर बोले, नॉर्थ ईस्ट पर बोले, लेकिन साथ साथ उन्होंने विपक्ष के धागे भी खोले। उन्होंने विपक्ष पर चुन चुन कर हमले किए और विपक्ष की बोलती बंद कर दी। यहां तक कि जब वो विपक्ष पर लगातार हमले कर रहे थे, तब विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के नेतृत्व में जो INDIA इंडिया जो गठबंधन है, अलायंस है, उसके लोग उठ करके सदन से बाहर चले गए। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शब्दों के बाण थे वो लगातार चलते रहे। उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और साथ साथ यह भी बताया कि देश कैसे बदल रहा है। बड़ी बात यह भी रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि 2018 में मैंने पहले ही कह दिया था कि आप 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, उसके लिए आपको शुभकामनाएं दी थी। और अच्छी बात यह है कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लाए, और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अब आप 2028 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन तब तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया होगा। यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है। तो सवाल फिर यह है कि इस पूरी डिबेट के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने से विपक्ष को हासिल क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष की स्ट्रैटेजी जो है, विपक्ष की रणनीति जो है, वो कहीं उल्टे पड़ गई है? दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चला मोदी अस्त्र, विपक्ष हुआ पस्त। इसी पर आज दो टूक में चर्चा होगी। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए जरा नजर डाल लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को लेकर और नॉर्थ ईस्ट को लेकर क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट पर अपनी सरकार की जो कुछ कार्रवाई चल रही है उसकी भी बात की, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल नॉर्थ ईस्ट का ये जो हाल है इसके लिए कांग्रेस ने जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ने कैसे नॉर्थ ईस्ट को लगातार नजरअंदाज किया। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि लोग इतना झूठ फैला सकते हैं, ऐसे ऐसे पाप करके गए हैं लोग। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ चर्चा करो, गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिख करके कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। अब उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए।
महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। नॉर्थ ईस्ट में उनकी कोशिश रही कि जहां पर एक्का दुक्का सीटें होती थी वो इलाके उनके लिए स्वीकार्य नहीं थे, वो इलाके उनको मंजूर नहीं थे, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था, उनको देश के नागरिक के रीते उनकी कोई संवेदना नहीं थी, आदरणीय अध्यक्ष जी। और इसलिए जहां इक्का दुक्का सीटें हुआ करती थी उसके प्रति सौतेला व्यवहार ये कांग्रेस के डीएनए में रहा है। पिछले कई वर्षों का इतिहास देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में उनका ये रवैया था, लेकिन अध्यक्ष जी मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। आज मणिपुर की समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किए जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्थिति पैदा हुई है। कल अमित भाई ने विस्तार से बताया है समस्या क्या है, कैसे हुआ है, लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। तो देखा आपने किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को लेकर के और मणिपुर को लेकर के, जिसको लेकर ये सारा जो का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के विपक्ष ने घेराबंदी की थी, आज उस पर पलटवार किया, जवाब भी दिया। इससे पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मसले पर, मणिपुर के मसले पर विस्तार से अपनी बात रखी थी। मैं और भी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से विपक्ष पर हमला किए, हमलावर हुए, जिस तरह से उन्होंने बाण चलाए, वो सब आपको बताऊंगा और उसके बाद उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल आज का मेरा सवाल, 2 टूक का मेरा सवाल, जिस पर आज की इस डिबेट, आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, वो मेरा सवाल सुन लीजिए। 2 टूक में मेरा आज का सवाल, संसद में गिरा अविश्वास प्रस्ताव, क्या उल्टा पड़ गया विपक्ष का दाव? जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए। संसद में गिरा अविश्वास प्रस्ताव, क्या उल्टा पड़ गया विपक्ष का दाव? यह मेरा सवाल है। संसद में गिरा अविश्वास प्रस्ताव, क्या उल्टा पड़ गया विपक्ष का दाव? मेरा सवाल, और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 मेहमान आज की डिबेट में जुड़े। 3 मेहमान, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये गंभीर विषय है और तीनों मेहमानों को समय ज़्यादा मिले, इसलिए मैंने आज अपने डिबेट में 3 मेहमानों को आमंत्रित किया है। मेरे साथ सबसे पहले आपको परिचय करा दूं, मेरे साथ बीजेपी की सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी हैं। आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो अपराजिता सारंगी जी को भी मैंने देखा कि वहाँ वो बैठी हुई थी, प्रधानमंत्री की बातें सुन रही थी, तो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, संसद भवन में लोकसभा में मौजूद थी। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला मेरे साथ हैं
और मेरे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। अवधेश जी, आज की डिबेट की शुरुआत मैं आपसे करता हूं। क्या आपको लगता है विपक्ष का दांव उल्टा पड़ गया? प्रधानमंत्री 2 घंटे से ज़्यादा समय तक बोले और उन्होंने मणिपुर को लेकर के और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के तो बोला, लेकिन जैसे मैंने बोला वो उन्होंने बोला, साथ साथ विपक्ष का धागा भी खोला कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से जो है राजनीति होती रही, पंडित नेहरू से लेकर के बाद की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट में क्या कुछ किया, और साथ साथ उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को लेकर के एक भरोसा दिलाने की कोशिश की कि सरकार वहाँ पर एक्टिवली देख रही है क्या चीज़ें हो रही है। क्या कहेंगे आप? भरोसा भी दिलाया और अंत में एक अपील किया सबसे कि एक देखिए विपक्ष के मतलब आपने शब्द दाव उल्टा पड़ गया, मैं इसको दूसरे रूप में कहूंगा। माने विपक्ष का जो की पूरी रणनीति थी वैसा लगा कि जैसे हमने गाड़ी तो स्टार्ट कर दी लेकिन ना हमको गाड़ी चलाने आती है, ना हमको सड़क का पता है, ना हमको पता है कि कहाँ जाना है और कहाँ रुकना है। यह स्थिति थी विपक्ष की पूरे 3 दिन के बहस में। खैर आज तो प्रधानमंत्री पर है तो मैं वहीं से, प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने मान लिया कि ये तो नॉर्थ ईस्ट पर अब बोलेंगे ही नहीं, ये मणिपुर बोलेंगे नहीं, हमको अच्छा बहाना है कि कहीं राज्यसभा की तरह 2-4 वोट फिर इधर न चला जाए तो निकल के भाग जाओ। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी कि ये क्या तरीका है कि आप जो है गाली दो और भागो, फेंको और भागो, कि आप तो बोलो लेकिन दूसरे का सुनो नहीं। नहीं अवधेश, इस पर उससे पहले मैं मूल सवाल पर मैं देखिए मूल सवाल, क्योंकि मुझे लगता है कि कल जब इस डिबेट की शुरुआत हुई थी तो पिनाकी मिश्रा जो बीजेडी के सांसद हैं उन्होंने भी यही बात की थी। उन्होंने यही कहा था कि विपक्ष जो है प्रधानमंत्री को जब कांग्रेस इस तरह से बोलने के लिए आमंत्रित करती है और कांग्रेस जब मौका देती है तो बहुत भारी पड़ता है, और आज भी ऐसा ही लगा कि कांग्रेस को भारी पड़ा क्योंकि उन्होंने विपक्ष की एक सवाल का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि विपक्ष को पूरी तरह से धोके रख दिया। अगर अंत में देखिए मणिपुर और उत्तर पूर्व पर प्रधानमंत्री ने जिस जिम्मेवारी के साथ बोला है, जो अपील किया है कि पहले भी हुई है, एक विश्वास दिलाया है कि उधर जो है उधर शांति स्थापित होगी, हम सबको मिलकर के इस पर काम करना चाहिए। लेकिन आज के जो प्रधानमंत्री के भाषण के जो मुख्य बात यह थी कि इस देश में संसद में भी हमने देखा है कि देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता ने जिस ढंग के शब्दों का प्रयोग किया, कल किसी एक ने कितना डर्टी भाषण था राहुल गांधी का, उनके कोई फैक्ट्स नहीं है, मणिपुर पर घेरने का नहीं है, इकोनॉमी पर कुछ नहीं है। आपने 15 बार जो है हत्या शब्द का प्रयोग किया है, आपने देशद्रोही शब्द का प्रयोग किया है। प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया बता दिया है कि करे से करे, कठोर से कठोर सब व्यंग्यात्मक शैली में कही जा सकती है और उसको आपको उतना तीखा भी नहीं लगेगा। यह राजनीति की भाषा होनी चाहिए। इस समय सोशल मीडिया के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता जिस ढंग से प्रधानमंत्री के बारे में, सरकार के बारे में और राहुल गांधी के 2-2 पंक्ति को लेकर के वो क्लिपिंग्स चलाई जा रही कि देखो देशद्रोही कह दिया। आज तक भारत की संसद में कभी भी सरकार या विपक्ष के लिए किसी बड़े नेता ने देशद्रोही शब्द के, भारत माता की हत्या करने जैसे शब्द का उपयोग नहीं किया था जो संसद में हुआ। प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया, उन्होंने कैसे इस बात को कहा? उन्होंने कहा कि देखिए इनके पास कुछ सेक्रेट इनको वरदान मिला हुआ है। देखिए सेक्रेट वरदान है कि जिसका ये विरोध करते हैं वो जीतता चला जाता है, तो फिर हमको विरोध करेंगे। फिर उन्होंने 3 उदाहरण दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अरे भाई आपको 2018 में हमने एक काम दिया था। देखिए बोलने की भाषा, 2018 में आपने माना, उसके लिए तो मैं बहुत आभारी हूं आपका, लेकिन थोड़ी तैयारी कर लेते। अब 2018 में फिर काम दे रहा हूं, ले आना आप, लेकिन तैयारी से। उन्होंने जिस तरह से विपक्ष पर हमले किए वो अलग अंदाज, वो उनका अंदाज है इस तरह से कि इतना कहने के बावजूद विपक्ष के सामने ये स्थिति नहीं पैदा हुई कि उठ करके और हंगामा करे। प्रधानमंत्री ये है शैली राजनीति की। आप चुनाव जीतिए हारिए, लेकिन भारत की राजनीति को शब्दों के माध्यम से, गाली गलौज, अब शब्द, अब क्या संसद में देशद्रोही के बाद क्या यह होता है कि तुमने हमको देशद्रोही कहा तो तुम पर थप्पड़ चलाऊंगा? विपक्ष के पूरा भाषण, खासकर राहुल गांधी का जो था, वो संसद में हिंसा कराने की ओर ले जा रहा था। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण से आने वाली हिंसा को रोका, बताया कि कैसे विपक्ष पर। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी का भाषण इतना हिंसक था। भाई 15 आप कहेंगे कि भारत माता की हत्या कर दी, किस अच्छा बताइए, सुनने वाले किसको गुस्सा नहीं पैदा हो? आप देश प्रेमी नहीं देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं देशद्रोही हो। आपने किरासन तेल से देश को जला दिया। आप पहले नॉर्थ ईस्ट जला रहे थे, अब हरियाणा जला रहे हो। तो इसके बाद क्या होता है?
मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है, बिहार के सदन में देखा है। हाँ। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है, प्रधानमंत्री ने देश के लीडर का अपने को बताते हुए ये बताया है। अब जैसे अब आप देखिए ना, अधीर रंजन चौधरी पर भी जितने शानदार ढंग से उन्होंने कहा कि अधीर बाबू, उन्होंने बताया है कि पहले जब विपक्ष का आया है प्रस्ताव, हमारा अटल जी के समय आया तो पहले शरद पवार जी ने कहा, सोनिया जी ने किया, उसके बाद कैसे इस बार जो करना था तो उनको मौका ही नहीं देता है। ये तो हमारे जब अमित भाई ने अगर उनका नाम नहीं लिया होता तो इतनी भी मौका उनको नहीं मिलता। अब इसी बात को कोई दूसरा कहता तो धज्जी उड़ाता दूसरी तरफ से। तो ये जो आज मैंने जो तथ्य से तो तथ्य थे, लेकिन एक एक शब्द व्यंग के आधार पर हंसते हुए मुस्कुराते हुए कि दूसरा भी हंसते हुए बोले, ये जो शैली गायब हो गई है आजकल राजनीति में, अटैक करो, वो लाया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाषा सीखिए बोलने का राजनीति में, कोई दुश्मन नहीं होता है। अगर नरेंद्र मोदी से किसी से घृणा है, नफरत है, आपको गुस्सा है, तो उसको जरा राजनीति में इतनी बड़ी जगह मिली, थोड़ा शांति से बोलिए। ठीक है, ओके। तो कुल मिलाकर ये कि नरेंद्र मोदी की आज की जो शैली थी, जो उन्होंने जिस अंदाज में अपनी बातें रखी, कम से कम ये भी विपक्ष बहुत कुछ सीख सकता है उनसे, ऐसा अवधेश जी कह रहे हैं। तो तहसीन पूनावाला जी, विपक्ष को उल्टा पड़ गया आपको लगता है? अशोक जी शुक्रिया, मैं आपके शो में दोबारा से शिरकत कर रहा हूँ और आप ये मौका दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उल्टा हमारे मुल्क को पड़ गया है कि वर्तमान सरकार ने किसी भी बात का लोकसभा में स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया। ना माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपने आपके शुरुआत के पैकेज में बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें की मणिपुर पर, मैंने देखा 36 सेकंड, और वही 36 सेकंड जो आपके पैकेज में दिखा, उससे अलावा आप 37 सेकंड का दिखा दीजिए। नॉर्थ ईस्ट 30 मिनट बोले, मणिपुर पर केवल 36 सेकंड। और जैसे अवधेश जी ने बोला, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, वहाँ पर एक ट्रेजेडी चल रही है। प्लीज़ अगर थोड़ा सा आप वहाँ बोलना बंद करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। हंसते हुए मुस्कुराते हुए तालियां बज रही है, एक ट्रेजेडी हुआ है हमारे मुल्क में। और पहली बार अशोक जी इतने वर्षों के बाद आर्मरी से, स्टेट आर्मरी से 4800 AK-47 AK-56 लूटी गई, 6800 वेपन्स लूटे गए। और जिन्होंने लूटा उन्होंने आधार कार्ड छोड़ा। ये कभी भी कश्मीर और पंजाब में नहीं हुआ इस तरह से, इतना हथियार। और हंसते हुए मुस्कुराते हुए महिलाओं को नंग परेड किया गया। और वहाँ के मुख्यमंत्री ने नेशनल टीवी को कहा, सारे नेशनल टीवी को कहा, हमने इंटरनेट इसलिए बंद किया क्योंकि 2 महिलाओं को परेड नहीं किया गया, करीबन 100 महिलाओं को नंग परेड किया गया, इसलिए हमने इंटरनेट बंद किया। हंसते हुए मुस्कुराते हुए, प्लीज आप थोड़ा सा बंद कीजिए ना वो अपराजिता जी को आवाज शायद नहीं जा रही, उनको हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक आवाज पहुंचे तो थोड़ा सा मुझे सुन पा रहे। जरा पैनल से अनुरोध रहेगा, अपराजिता जी को जरा उनको आवाज ठीक से मिले, और जब तक अपराजिता के पास नहीं जा रहा हूँ, अपराजिता जी के पास, तब तक उनकी आवाज जरा म्यूट कर दें। जी। लेकिन ऐसे नहीं, एक मिनट आप अपनी बात जारी रखें, पर दो चीजें मैं इसमें जोड़ा। आपने कहा कि भाई एक तो हंसते मुस्कुराते ताले पिटे, तो वो तो हमने कल भी देखा था, विपक्ष की तरफ से भी लोग हंसते हुए बात कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि हमने ये भी देखा जब कहा कि भारत माता की हत्या कर दिया, उस पर तालियां पीट रही थी, तो ये तो हमने कल भी देखा था। नहीं सर, मेरे ठीक है, आप अपनी बात, मेरा सवाल, मेरा काउंटर क्वेश्चन, उसको 1 मिनट आप दीजिए। जी बोलिए। नहीं सर, देखिए सवाल ये था कि जो स्पेसिफिक सवाल, केरोसिन डालना आग के अंदर, स्पेसिफिक सवाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री के ट्वीट्स क्यों डिलीट करवाए गए थे, किस तरह के ट्वीट्स किए थे, अभद्र ट्वीट्स किए थे मणिपुर के मुख्यमंत्री ने। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से नेशनल टीवी पे कह रहा हूं, ये देश का चैनल है, मेरे टैक्स पेयर का पैसा है। अभद्र ट्वीट्स किए थे, क्यों डिलीट करवाए गए, किस तरह के ट्वीट्स किए थे उनके। कल की बात कर रहा हूं अशोक जी, मणिपुर पुलिस ने आसाम राइफल्स, जो सेंट्रल फोर्स है जिसमें भारत की सेना सेवा करती है, उस पर उन्होंने FIR किया। और भारत की आर्मी का क्या स्टेटमेंट है? भारत की आर्मी का यह स्टेटमेंट है कि हम 3 मई को मणिपुर पहुंच गए, लेकिन मणिपुर पुलिस से कोऑपरेशन नहीं मिला, इसलिए 4 मई का वो घटना रुक नहीं सका। क्या एक्शन हुआ उस पर? खुद माननीय गृह मंत्री और खुद माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर के ये कहते हैं कि जो हथियार आए हैं मणिपुर के अंदर, ये म्यांमार से चाइना सप्लाई करता है। इस पर क्या बोले माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्यों चाइना और म्यांमार से आ रहा है? इस पर गृह मंत्री जी क्या बोले? कोई जवाब नहीं आया। इन कोई भी सवालों का कोई भी स्पेसिफिक जवाब नहीं आया। और एक स्पेसिफिक सवाल, ये सारी घटना शुरू होती है
करीबन अप्रैल एंड 1 मई के अंदर लगातार विपक्ष, मैं खुद आपके शो के ऊपर, दूरदर्शन के ऊपर कह रहा हूं कि मणिपुर के अंदर ये घटनाएं हो रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री कहां पर कैंपेनिंग कर रहे थे? कर्नाटका के अंदर। क्यों उस वक्त वे नहीं चले गए मणिपुर के अंदर? एटलीस्ट माननीय गृह मंत्री क्यों नहीं गए? और 356 के बात किया माननीय गृह मंत्री ने, कल जो उन्होंने बात की, और 355 की। मुझे एक दूसरा उदाहरण बता दीजिए, 355 लागू हुआ है, 356 लागू नहीं हुआ है, दूसरा उदाहरण दिखा दीजिए। जो कहते उन्होंने कॉपरेट किया तो ट्वीट्स क्यों डिलीट करवाए उनके? किस तरह के ट्वीट्स किए थे? ये सारी बातें नहीं होती अगर ये मई के शुरुआत में हो जाती। और मणिपुर के मुख्यमंत्री खुद टीवी पे आके कहे 100 महिलाओं को नंग परेड कराया गया, इसलिए हमने इंटरनेट बंद किया ताकि देश के सामने ये सारे चित्र न आए। आप उस व्यक्ति को कंटिन्यू करें, इस पर कोई बातचीत नहीं, कोई सीरियस डिबेट नहीं। आपका मूल मांग क्या? मैं फिर, क्योंकि आप कह रहे हैं आप चाहते मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा हो, है ना? अब क्योंकि विपक्ष अब तक कह रहा था प्रधानमंत्री बोले, आज आपकी बातों से लग रहा है कि मतलब, और विपक्ष ने भी कहा कि भाई हम चाहते हैं मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा हो। तो क्या ये राजनीतिक स्कोर करना नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। कि जब एक स्टेट में जहां पर हालात इस वक्त खराब है, और अगर कल भी गृह मंत्री ने यह बात स्पेसिफिक कही थी, उन्होंने कहा था भाई वो कोऑपरेट कर रहे हैं, वहां पर हमने चीफ सेक्रेटरी को बदला, वहां पर हमने पुलिस में जो है एक्शन लिया, 16 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। तो ये सब चीजें चल रही है साथ साथ। पर इसके अलावा जब वो मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई कर रहा है तो उसको उस वक्त हटाना, तो क्या ये राजनीति करना नहीं हुआ? चलिए मान लेते हो कॉपरेट कर रहे हैं, मान लेते हैं माननीय गृह मंत्री की बात, क्योंकि माननीय गृह मंत्री ने हाउस को मिसलीड किया, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कॉपरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे? मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की सेना कह रही है। क्योंकि आसाम राइफल जो सेंट्रल फोर्स है, उनको एफआईआर परसों किया, दूरदर्शन पे न्यूज चली, एफआईआर किया। आपने आपके पत्रकारिता के इतिहास में कब देखा है कि पुलिस आर्मी पे, नॉट आउट ऑफ सिविल एक्शन में एफआईआर कर रही है? दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। आर्मी का स्टेटमेंट है, हम आए मणिपुर के अंदर, आज तक हमें कॉपरेशन नहीं मिला। आप मुझे बताइए अशोक जी, कश्मीर, पंजाब, लेफ्ट मिलिटेंसी कहां पर हुआ है कि 4800 AK-47, 56 लूटे गए, और जो लोग लूटे आधार कार्ड छोड़ते जाते? क्या हुआ? 6800 राउंड, 6800 राउंड। ये क्या, ये रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है? 6800 इसमें क्या? आज भी हमारी आर्मी के साथ कोऑपरेट नहीं हो रहा। आर्मी को डेस्परेट प्रेस रिलीज करना पड़ रहा है कि हमारे कैरेक्टर के ऊपर अटैक हो रहा है। आर्मी, भारत की सेना का प्रेस रिलीज है। कैरेक्टर पे जो अटैक जो आप कह रहे हैं, उसका तो एक वीडियो प्रमाण है पब्लिक में, और वो वहां पे मुझे दुर्भाग्य से, मतलब ये बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि वहां पर महिलाओं का एक समूह है जो बाकायदा आर्मी को वहां काम नहीं करने दे रहा, और वो वीडियो ऑन वीडियो है। वो महिलाएं वो कह रही हैं, आर्मी को कह रही हैं कि आप यहां से चले जाइए, नहीं तो हम अपने कपड़े उतार देंगे, और इस तरह की चीज। तो ये आर्मी को लेकर जो आपने पुलिस की वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं आर्मी को तो वहां पर जो है, वहां पे जो एक गुट है, वो गुट भी नहीं चाह रहा कि आर्मी वहां पर है, तो इसलिए आर्मी के सामने दिक्कतें हैं ऐसी सिचुएशन में। लेकिन आर्मी जहां पोस्टेड है मैटीज और कुकी के बॉर्डर के बीच में, ताकि दोनों जो ग्रुप से एक दूसरे के वहां ना जाए। एक ग्रुप कह रहा है आर्मी आप प्लीज रुकिए ताकि दोबारा से अटैक नहीं हो, और जो ग्रुप आर्मी को चाहता है रुके, वही ग्रुप कह रहा है कि उस ग्रुप के खिलाफ मुख्यमंत्री के जो ट्वीट्स थे, वो ट्वीट्स को डिलीट करवाया गया। मैं आपसे मैं पब्लिक नहीं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलूंगा, मैं आग नहीं डालना चाहता, मैं नहीं डालना चाहता, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मुख्यमंत्री के ट्वीट्स डिलीट करवाए गए, क्या नहीं करवाए गए? क्या एक मुख्यमंत्री जो इस तरह की बारूद के ऊपर बैठा है, इस तरह के ट्वीट्स उसको करना चाहिए था? एक ग्रुप को टेररिस्ट कह रहे, दूसरे ग्रुप को कुछ और कह रहे, और उस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि नहीं ट्रेजरी लूटी जाए? कोई चर्चा नहीं, ये कॉपरेशन है। ये क्या कॉपरेशन है? अपराजिता जी, तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री ने कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, अभी भी वहां पर जो हालात हैं उसके लिए वो बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, इसलिए सिर्फ कहने से नहीं होगा, कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए। आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। एको हो रहा है, एको ठीक करिए, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। एको ठीक कीजिए, ये साउंड की प्रॉब्लम आ रही है अपराजिता जी को, बारिश की वजह से। हाँ, जरा ठीक कीजिए इसको जी। जी, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। देखिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव जो सरकार के विरुद्ध लाया गया था, बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। 2 दिन बहुत सारे प्रश्न किए गए, और उन प्रश्नों का उत्तर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने दिया, गृह मंत्री ने दिया जो विभागीय मंत्री हैं, और अंततोगत्वा हमारे प्रधानमंत्री साहब ने 2 घंटे के ओजस्वी भाषण में दिया। और इसके बाद भी अगर तर्क वितर्क वाद विवाद हो, तो मुझे लगता है इससे बड़ी हास्यास्पद बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है।
देखिए, आज जो हमने प्रधानमंत्री जी को सुना, उनके 2 घंटे से ऊपर के भाषण को सुना, मुझे लगता है किसी के जेहन में किसी भी तरह का संदेह, किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार क्या काम कर रही है देश के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या कर रही है, मणिपुर में उसने क्या काम किया और क्या कर रही है, मुझे लगता है इसको लेकर किसी भी तरह के संदेह की जरूरत ही नहीं है। याद रखें, अनास्था प्रस्ताव ध्वस्त हो गया है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं। कल शाम की बात अलग थी और आज की बात अलग है। और ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण था, वह बड़ा सकारात्मक भाषण था, आशा से भरा हुआ भाषण था, 140 करोड़ लोगों के प्रति कृतज्ञता से पूर्ण भाषण था और आत्मविश्वास से भरा भाषण था। उन्होंने 140 करोड़ लोगों को बड़ा विश्वास दिया और कहीं ना कहीं जो अपील किया उसमें ही बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि मणिपुर के साथ पूरा देश खड़ा है और मणिपुर के लोगों के साथ जिसने कुकृत्य किया, जिसने महिलाओं के साथ कुकृत्य किया, हम कड़ी से कड़ी सजा उसे दिलवाएंगे। तो अगर देश का योग्य प्रधानमंत्री यह कह रहा है तो मुझे लगता है हम सबको विश्वास करना चाहिए। और देखिए, आपने देखा विपक्षी दलों के व्यवहार को, कितना हास्यास्पद व्यवहार था और कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोकतंत्र में इतना दुर्बल, इतना अपरिपक्व विपक्ष हम सब के लिए ये दुर्भाग्य की बात है। मैं अगर कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी। न तर्क था, न तथ्य था, एब्सोल्युटली नो कंटेंट एट ऑल। और देखिए, आपने राहुल गांधी जी का भाषण सुना, किस तरह का हवा में भाषण दिया और क्या कहा उन्होंने कहा हिंदुस्तान की मौत या भारत की मौत मणिपुर में हो गई, भारत माता की हत्या कर दी, उन्होंने ये कहा। इसका क्या अर्थ हुआ? भारत माता की हत्या, मर्डर ऑफ भारत माता, ये क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ? और मुझे लगता है इसकी वजह से प्रधानमंत्री जी ने शोक भी व्यक्त किया। और आज कहीं ना कहीं लग रहा है कि पूरा का पूरा विपक्ष निरुत्तर हो गया, शब्दहीन हो गया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत को, वक्तव्यों को, तर्कों को सह नहीं सका और सदन छोड़ के चला गया। ये लोग ऐसा काम हमेशा से करते आ रहे हैं। मुझे याद है जब किसान बिल पर भी बातचीत हो रही थी तो राहुल गांधी जी और उनके कुनबे के लोग, उनके दरबारी सदन छोड़कर चले गए थे। बार बार ऐसा होता है, आज भी वही हुआ। उन्हें लगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर कुछ नहीं बोलेंगे और उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर कहा, कहीं ना कहीं मणिपुर के लोगों का हौसला बढ़ा और हम सब का हौसला बढ़ा। ओके, तहसीन जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। 30 सेकंड जरा सा चेक कराइए, एको बंद नहीं हो रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं अपने पैनल से, अपनी टेक्निकल टीम से अनुरोध कर रहा हूं, अपराजिता जी का इको ठीक नहीं है, उसको जरा कृपया करके ठीक करिए जी। अपराजिता जी, मैं उम्मीद करता हूं आपका इको भी ठीक हो जाए और मणिपुर की हालत और हरियाणा की हालत भी ठीक हो जाए। लेकिन स्पेसिफिक सवाल का उत्तर ना आप दे रहे, ना पार्लियामेंट के अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिए। अपराजिता जी, 2 स्पेसिफिक सवाल है। अगर हथियार म्यांमार से चाइना ने भेजा, आपने जो लोग हमारे बॉर्डर को गार्ड करते हैं, जो रूट है, उस पर क्या स्पेसिफिक एक्शन लिया? उस पर कोई चर्चा न माननीय गृह मंत्री के, न माननीय प्रधानमंत्री जी ने की जब गौरव गोगोई ने स्पेसिफिक सवाल उठाया था। दूसरा सवाल, क्योंकि आप लगातार मणिपुर की चर्चा करते हैं, क्यों है माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के यूनियन एमओएस बीजेपी के एमपी मणिपुर इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से राजकुमार रंजन सिंह, जो मात्र एक एमपी है वहां से लोकसभा में बीजेपी के मणिपुर से, जिनका घर जलवाया गया था, उनको क्यों आपने बोलने का मौका नहीं दिया? सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने 30 सेकंड क्यों मणिपुर पे बात की? 36 सेकंड। आप कह रहे हैं मैं विपक्ष ने तो विपक्ष के नेता को बोलने का मौका नहीं दिया। नहीं, वो अलग चीज है, वो मणिपुर से बोलने का मौका नहीं दिया आपने। नहीं अशोक जी, मैं उसका जवाब दे देता। वो तर्क, इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, वो तर्क नहीं ठीक है, क्योंकि ये जो एमपी है, ये जो मिनिस्टर है, उनका घर जलवाया गया था मणिपुर के अंदर, उनका घर जल गया। वहां से मणिपुर से एमपी है, मणिपुर पे वहां के एमपी मिनिस्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, उनके जो कुछ हुआ वो उन्होंने सरकार को भी बताया, वो उन्होंने बाकी जरूरी थोड़ी है कि बहुत अच्छी बात आपने जो कहा, जरूरी थोड़ी है कि अगर नहीं, एक बात सुनिए, मैं अपना शो कर रहा हूं जी, ठीक है,
अब अगर फर्ज कीजिए कि मेरे ऊपर कोई कल को हमला हो जाता तो जरूर थोड़ी कि आप कहेंगे मैं अपने शो में अपनी ये क्यों नहीं रख संसद में नहीं सुनिए मेरी बात। चर्चा बड़ी विनम्रता से, चर्चा एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की नहीं हो रही थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी की नहीं हो रही थी, मणिपुर की हो रही थी। वो मणिपुर के एमपी है। नहीं अशोक जी, एक सेकंड, दूरदर्शन के आप प्रतिनिधि नहीं हो, आप दूरदर्शन के एंकर हो और आप यहाँ पर काम करते, वो वहाँ के प्रतिनिधि है, चुने हुए प्रतिनिधि है। उनका घर जलाया गया, वहाँ के एमपी। क्या आपको लगता है उनके एमपी को नहीं? आपने बहुत सही बात की, आपने बहुत सही क्या बात की, मैं दूरदर्शन का प्रतिनिधि हूं। अगर कल को दूरदर्शन में कोई बात हो रही है और अगर मेरी डीजी, दूरदर्शन की डीजी आकर के जब रिस्पांस दे रही हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि उसमें अशोक श्रीवास्तव ही बोलेगा। अगर मेरी डीजी आकर बोलेगी कि दूरदर्शन में ये हम कर रहे हैं, अगर दूरदर्शन में अशोक जी के साथ कुछ, अवधेश जी प्लीज, अगर नहीं एक सेकंड, जिसका घर जलाया गया, अगर एक एमपी, आप मुझे बता दीजिए, आज अशोक जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अवधेश जी 10 सेकंड, अवधेश जी मैं 10 सेकंड में समाप्त कर देता हूं, मैं समाप्त करता हूं। आप मुझे बताएं, अगर आपके विवेक में ये है कि आप अविश्वास प्रस्ताव उस सांसद के खिलाफ नहीं पूरी सरकार के खिलाफ लाए थे, उसमें अभी आप कह रहे हैं अगर आपका जस्टिफिकेशन है कि जो वहां का एमपी है वो ना बोले जब उसका घर जलाया गया, जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष ये कहे कि भैया डिबेट होगी तो इसी नियम के तहत होगी, बोलेंगे जो यही बोलेंगे, और बोलेंगे तो प्रधानमंत्री बोलेंगे, प्रधानमंत्री संसद में आएंगे, और आपने जो, तो वो तो आप लोगों की लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। विपक्ष की जो लिस्ट है, विश लिस्ट है, सवाल ये है कि छोड़ दीजिए, नहीं ये विश लिस्ट है सर, छोड़ दीजिए ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो वहां के प्रतिनिधि है चुने हुए, फिर उनका घर जलाए, वो बात नहीं करेंगे, तो फिर ठीक है, वो नहीं बोलना चाहते, उनकी मर्जी है। उन्होंने कहा कि मैं बोलना चाहता था, मुझे सरकार ने रोका। उन्होंने कहा अगर उनके साथ जो कुछ हुआ, बीजेपी के एमएलएज ने क्या क्या मणिपुर का, उसकी चर्चा कीजिए। उनके एमएलए क्या कह रहे हैं? यहाँ बेचारे अस्पताल में कह रहे हैं तहसीन जी ने फोन नहीं किया। तहसीन जी फिर आप तहसीन जी फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उन एमएलए को बुलाइए। अरे मेरे भाई, उनके विधायक या दिल्ली के अस्पताल में पड़े हुए, एक पीएमओ से फोन नहीं आया। अवधेश जी बोलिए, आप बोलिए, आप मेरे वरिष्ठ हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो तहसीन जी ने ये सवाल उठाया है, यही सवाल राहुल गांधी ने या किसी बड़े नेता ने पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया? मैं तो ये कह रहा हूं। मेरी एडवाइस नहीं लेते ना, लेते तो कोई नहीं लेता मेरी एडवाइस। हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि संसद में क्या हुआ है। सच बात है। राहुल गांधी जी के 37 मिनट के भाषण में मुझे ये बताइए ना कि मणिपुर का एक फैक्ट अगर हो, वो तो छोड़ दीजिए, अगर उन्होंने ये कहा हो कि मैं अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, या ये कहा हो कि मैं अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन या विरोध में बोल रहा हूं, तो मुझे सुना दीजिए। सवाल यह है कि 15 मिनट में, 37 मिनट में तो सारे 15 मिनट तो वो भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते रहे। मेरे घुटने में दर्द हो गया। जब उसके बाद आए तो उसके बाद तो फिर उनका पता नहीं क्या है। देखिए, जब आप नफरत से भरेंगे और आपको यह पीड़ा होगी कि मेरी सत्ता चली गई, दूसरा है गुस्से से भरेंगे, तो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता है। फिर वो नियम पूर्वक विधि से संयमित होकर बात नहीं करता है। और ये देखिए, इनका तहसीन जी ने कहा 36 सेकेंड। पहली बात तो यह है कि जब अविश्वास प्रस्ताव था तो उसमें सारे मुद्दे थे। जब गृह मंत्री ने कह रहे, गृह मंत्री ने एक गृह मंत्री ने आधा घंटा बोला, और मैं यही काउंट कर रहा था। नहीं, मैं एक मिनट, मैं कल गृह मंत्री ने आधा घंटा बोला, जितना आधा घंटा गृह मंत्री ने अपने भाषण में बोला, विपक्ष ने मिलाकर के आधा घंटा मणिपुर पर नहीं बोला। मणिपुर पर मैंने, मेरा कहना यह है कि मैं फिर इसको कह के फिर बात पर आता हूं। देखिए, विपक्ष, राहुल गांधी मार्च में उनकी सदस्यता गई थी, वो आए थे, उनके पास एक अवसर था, क्योंकि इस समय INDIA गठबंधन बन चुका था, सबने घुसने में उनका स्वागत किया था। वो अपना एक प्रस्तुत करते कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। वो अगर सरकार को चाहते तो मणिपुर पर पहले कांग्रेस सरकारों ने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट को कैसे संभाला, दूसरे कई बिंदु थे और रख के सरकार को घेर सकते थे। लेकिन आपको तो आजकल सोशल मीडिया पर बस आ गया, देशद्रोही हो चलते रहे, आग लगा दिया। तो अब मैं नहीं, ये जो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने, सुनिए, मैं कुछ पंक्ति आपको पढ़ के सुना रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कितना लंबा बोला, बोले 36 सेकंड बोला है। क्या ये तो बाहर मणिपुर, संसद के बाहर मणिपुर पे ना, तहसीन जी संसद के अंदर आप कह रहे 36 सेकंड की बाहर वाली बात। संसद के अंदर 3 मिनट मणिपुर, संसद के अंदर 3 मिनट, संसद के अंदर 3 मिनट मणिपुर, 30 मिनट नॉर्थ ईस्ट, 3 मिनट मणिपुर, और 36 सेकंड मणिपुर नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर पे इतनी बड़ी जजमेंट 3 मिनट। राहुल गांधी ने तो इतनी बार मणिपुर का नाम भी नहीं लिया, जितनी बार वो बोलने दिया। सब ऐसा है
इनकी समस्या पर मैं एक लाइन बोल दूंगा, फिर आप जाइएगा दूसरी जगह। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने पहले ये कहा कि मणिपुर ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमने पहले क्या क्या किया है वो बताया है। लेकिन आगे वो बोल रहे हैं कि मणिपुर, बताया है कि मणिपुर नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट की समस्या का कारण क्या है। लेकिन आगे सुनिए, भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत मणिपुर, भाव भक्ति से ओतप्रोत मणिपुर, स्वतंत्रता संग्राम से ओतप्रोत, आजाद हिंद फौज को संरक्षण देने वाला, बलिदान वाला मणिपुर अलगाववाद में कैसे चढ़ गया। फिर उन्होंने बताया है कि कैसे वहां मंदिरों पर हमले हुए, इतना लंबा उन्होंने बोला है। ये भी बताया कैसे, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जब कांग्रेस शासन था तो वहां नेताजी की प्रतिमा पे हमला होता था, बाकी सब उन्होंने ये कहा कि उसके जो फैक्ट्स हैं वो अमित भाई शाह ने एक विषय रख दिया, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी तहसीन पुनावाला की हालत है, सुनिए, तहसीन पुनावाला की हालत, मेरी हालत बढ़िया है, बढ़िया हालत है, आपके पास बैठा है, मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। जिस नेता को नरेंद्र मोदी के समानांतर खड़ा किया गया, मैं शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं, वो जैसे होता है ना कि अचानक निकला और बम को थोड़ा सा उसको हिंसा पहुंचाने, बम हले फड़क से करके रह गया है। तो इनकी समस्या है कि बोले क्या, नेता तो हमारा कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, पहले अनुमान लगा लिया कि प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे ही नहीं, उसके पहले ही निकल गया है यहाँ से। तो इनके पास अब है कि क्या है। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि बात ये भी है, जैसे मैंने कहा, देखिए अविश्वास प्रस्ताव तो दरअसल विपक्ष ने पहले दिन से कह दिया था, और बहुत सारे विपक्ष के नेता खुलकर कह रहे थे कि भाई हमको मालूम है तो 24 की लड़ाई है, इसलिए हम 24 की लड़ाई से पहले जो है एक तरह से सरकार को हर मुद्दे पर घेरना चाहते हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाए। नंबर्स हमारे पास नहीं है, वो भी विपक्ष जानता था। कुल मिलाकर परसेप्शन की लड़ाई लड़ी जा रही थी। मणिपुर ये बहाना है, लेकिन दरअसल जो है 24 के, एक मिनट, हाँ 24 के नहीं, वो ठीक है, मैं उसको नहीं रुकिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कुल मिलाकर देखिए परसेप्शन की लड़ाई जो है विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से लड़ी गई। और इस परसेप्शन की लड़ाई में मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से विपक्ष पर हमला किया, वो दरअसल इसके बाद जो है मुझे लगता है कि विपक्ष के भी कई नेताओं को आज लग रहा होगा कि उन्होंने ये दरअसल गलती कर दी। मैं आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स ऐसे डायरेक्ट प्लान? म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। खुद ही? हाँ, लेकिन ये सोच समझ कर करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। सही है ब्रो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का जब गिर गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बोलने की बारी थी और चला मोदी अस्त, विपक्ष हुआ पस्त। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक बोला और उन्होंने विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया और यूं कह सकते हैं कि विपक्ष को धराशायी कर दिया। इन्हीं सब पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें 4 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अपराजिता सारंगी जी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद हैं और तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ
पत्रकार है, स्तंभकार है। इससे पहले कि आगे बढ़े, जैसा मैंने कहा कि दरअसल परसेप्शन की लड़ाई थी और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया ये इसलिए आया क्योंकि जो एक अलायंस बनाया गया था एनडीए के खिलाफ, जिसे INDIA यानी इंडिया का नाम दिया गया, उस अलायंस की टेस्टिंग थी और उस अलायंस को वो अलायंस किस तरह से संसद में जो है किस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ सरकार को घेर सकता है, चुनाव से पहले ये एक तैयारी थी। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस और इस अलायंस पर भी जमकर हमला किया। साथ साथ राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की भी उन्होंने कह सकते हैं कि वो जो शटर था वो शटर खोल दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुन लीजिए। कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं, बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं, लेकिन PR वाले प्रचार क्या करते हैं, मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिस्टम लग पड़ती है। देश की जनता भी कह रही है ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। तो कांग्रेस पर और राहुल गांधी की कथित जो मोहब्बत की दुकान है उस पर भी जोरदार हमला प्रधानमंत्री ने बोला। तहसीन पूनावाला, फिर वो कह रहा हूं परसेप्शन की लड़ाई है, सभी जानते हैं, और परसेप्शन की लड़ाई में तो भारी पड़ गए मोदी। नहीं, मैं इसे इस परसेप्शन की लड़ाई में देश की आवाम, देश की जनता ने देखी है कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री 75 मिनट्स तक, जब उन्होंने अपना स्पीच शुरू किया, मणिपुर पर, नॉर्थ ईस्ट पर एक शब्द नहीं बोला। जब विपक्ष बाहर जाने लगा तब वे समझ गए कि परसेप्शन खराब होगा, तब मणिपुर पे बोलने लगे। उसके बाद ही बोलने लगे जब विपक्ष का वॉकआउट हुआ, तब तक एक शब्द उनके मुंह से ये भी रणनीति हो ना कि विपक्ष के धैर्य की परीक्षा ले जाए, और ये उन्होंने कहा विपक्ष के धैर्य की परीक्षा, यही तो दिक्कत है, यही तो क्यों नहीं जा रही है? यही तो जो पार्टी संसद में नहीं बोल सकी वो सारा बोल के रक्षा कर रहे हैं यार, मैंने शानदार है। यही तो दिक्कत है दोनों ओर से। बट देखिए 75 मिनट तक एक शब्द नहीं बोला। और देखिए प्रधानमंत्री जी अगर एक पार्लियामेंट्री चुनाव को लेकर अगर स्पीच देना चाहते थे तो कई मौके आएंगे उनके पास, और ऑब्वियसली प्रधानमंत्री बहुत अच्छे ओरेटर हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत क्या थी? मणिपुर में एक हीलिंग टच लाना। मैं सोचता हूँ कि क्या हमारे प्रधानमंत्री ने एक हीलिंग टच लाया? ठीक है, उन्होंने बात की एक होना चाहिए, बट एक हीलिंग टच उन महिलाओं को क्या अश्योरेंस दिया? आपने जो बात की उसी पे मेरा एक काउंटर का मुझे बता दीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट मैं एग्जैक्टली मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं यही पूछ रहा था। मैं तहसीन पूनावाला जी से यही पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी मणिपुर पे कितना बोले? उन्होंने अपने घुटने का दर्द बता दिया, ये बता दिया, पहले 5 किलोमीटर दौड़ लेते थे, फिर 25 किलोमीटर चलते थे, तो उन्होंने कहा 25, जब मैं 5 किलोमीटर दौड़ लेता हूं तो 25 किलोमीटर चलने में क्या है, फिर उन्होंने घुटने का दर्द बता दिया। उसके बाद विपक्ष के नेता आप कह रहे हैं कि ये चुनावी, आप कह रहे हैं कि दरअसल जो है मणिपुर पर क्यों नहीं बोला। तो सवाल ये है, विपक्ष के नेता मैं सुन रहा था वो कह रहे थे कि विपक्ष के नेता ये कह रहे थे कि खाने की थाली महंगी हो गई है, मणिपुर में खाने की थाली महंगी होगी देश भर में, तो विपक्ष की ओर से भी तमाम चुनावी मुद्दे उठाए गए।
तो आखिर सदन का नेता होने के नाते प्रधानमंत्री को हक क्यों नहीं है, जब विपक्ष चुनावी मुद्दे अपने उठा रहा है, विपक्ष चुनावी लड़ाई को देखते हुए घेर रहा है, तो प्रधानमंत्री तो उस पर पलटवार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री जी बोल देते कि जो सब कर रहे हैं वही मैं करूँ। अरे तो और जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी की, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ये बोल देते, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछे, आज पिछले 9 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, 4 साल से वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। इसमें भी क्या ये बात भी गलत है कि कुकी लिबरेशन फ्रंट जो एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड, अशोक जी मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने कोर्ट पे एफिडेविट में कहा है कि बीजेपी ने हमसे सहायता ली, पिछले चुनाव में हमने बैन कॉल किया जिसकी वजह से बीजेपी चुनाव जीती। आप ऐसे बैन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ दोस्ती करते हो, उनको आप एनकरेज करते हो, उनके साथ ये कोई मणिपुर कोई चीजों पर बात नहीं किया। अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला, विपक्ष के नेता है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं तो मेरे सुनिए तहसीन जी, ये तो मानेंगे ना कि बिना विपक्ष ने एक सवाल इस गौरव ने कहा, गौरव ने अच्छी बात सुनिए रखा, लेकिन सवाल कोई नहीं उठाया है। आप सबके भाषण सुनिए, बिना सवाल उठाए सरकार ने एक एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। गौरव गोगोई का भाषण मैंने सुना है, लेकिन एक भी सवाल नहीं था कि अभी सवाल का हमको उत्तर चाहिए। मुझे सुना दीजिए, मुझे सुना दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मणिपुर से संबंधित सरकार ने अपना पक्ष वहां रख दिया, रखने के बाद उसकी कमियां अगर कल ही रखे थे, उसके बाद आज अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री के भाषण पर क्यों नहीं निकाल के बोला कि ये कमियां है? एग्जैक्टली इसलिए ये कहा अशोक जी कि क्या उल्टा पड़ गया। आज अधीर रंजन चौधरी ने क्या बोला मणिपुर को लेकर के? देश को ध्यान रखना पड़ेगा कि इस देश का विपक्ष कितना गैर जिम्मेवार है कि संसद में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाता है और उसको पता नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव हम किस बात पर ला रहे हैं। वो मणिपुर की आवाज उठाता है, लेकिन मणिपुर पर एक सवाल सरकार से नहीं पूछता है। जब सरकार बोलती है उसमें से कमियां निकालकर जो है विपक्ष के लोकसभा में उसके नेता नहीं बोलते हैं। और तहसीन पूनावाला इन डिफेंसिव को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। पूरी पार्टी फेल कर गई, विपक्ष फेल कर गया, ये पास घोषित कर रहे हैं। ओके, मैं जरा क्योंकि अपराजिता जी संसद में थी तीनों दिन, पार्टी को सबको आप कर रहे हैं। मैं अपराजिता जी के पास, अपराजिता जी आप वहां मौजूद थी, क्या वजह है कि मैं फिर देख रहा हूं कि मणिपुर के नाम पर सब कुछ हुआ, लेकिन क्या आपको लगता है दोनों तरफ से, मैं एक तरफ नहीं कहूंगा, क्या दोनों तरफ से 24 के चुनाव से पहले अपने अपने मुद्दों का जो है टेस्टिंग हो गया था कि भाई हम भी अपने अपने मुद्दे उठा लें और हम देख लें कि हमारे मुद्दे कितने धारदार हैं? विपक्ष 24 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना चाहता था और आपकी तरफ से भी जो है उसी का पलटवार किया गया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के प्रति मेरे मन में आज बहुत दया और सहानुभूति का भाव है। तहसीन पूनावाला जी जिस तरह से कांग्रेस की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनका प्रयास काबिले तारीफ है, लेकिन असफल हो रहे हैं, यह भी मैं कह दूं, क्योंकि मैं सांसद हूं, मैं बैठी थी और मैंने देखा है क्या हुआ, हर मुहूर्त क्या हुआ ये मैंने देखा है। आदरणीय सोनिया गांधी जी बैठी थी, फिर बाप माँ बेटे में कुछ बात हुई, उसके बाद राहुल गांधी जी बाहर गए और जैसे ही सोनिया गांधी जी बाहर गई कि वो आ गए और फिर 15 मिनट बैठा होगा। ये आश्चर्य की बात है कि जो दल का नेता है, जिस दल की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उस दल के नेता को 15 मिनट से ज़्यादा धैर्य नहीं है। अगर आपने कुछ प्रश्न किए तो उन प्रश्नों का उत्तर भी तो सुनना होगा प्रधानमंत्री जी से। और प्रधानमंत्री जी ने जब उत्तर दिया तो ये नदारद थे, माँ थी, उसके बाद बेटा आया, तो कहीं ना कहीं एक गंभीरता का अभाव लगा। इस पूरे संदर्भ में गंभीरता का अभाव लगा। और मैं आपको एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कह दूं, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब चूक गए, उस बात पर नजर नहीं गई। उन्होंने कहा कि अगर डिस्कशन होता मणिपुर पर, अगर चर्चा 193 धारा के अंदर मणिपुर पर होती तो शायद सब लोग सिर्फ मणिपुर की बात करते। लेकिन आप सोचें, सरकार के कार्यप्रणाली, सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर अविश्वास प्रस्ताव है, तो निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकाल के सारे अचीवमेंट्स को, उपलब्धियों को सबके समक्ष रखना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें इस अविश्वास प्रस्ताव को मात देना था। तो ये कहना कि सिर्फ वो मणिपुर पर कहेंगे, ये तो हास्यास्पद है। तो चूक तो
विपक्षी दलों से हो गई। अगर वो चाहते तो 24 तारीख को चर्चा शुरुआत करा देते और उसके बाद क्या घटना होती, उसके बाद प्रधानमंत्री आते ना आते अलग बात है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं की रणनीति में भूल हुई और जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो किसी को पता ही नहीं था बात क्या करे। कोई मणिपुर पर पूछ रहा है थोड़ी सी बात, उसके बाद कोई महंगाई पर पूछ रहा है, कोई बेरोजगारी पर पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप का भी अभाव था, नीति सही नहीं थी, नियत सही नहीं था और लगा कहीं कि नेता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मिला के सब मिला जुला के लगा कि ये पूरा ध्वस्त हो गया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश उन्हें देना था मणिपुर को और देश की जनता को बखूबी दिया। तहसीन जल्दी से, बहुत संशय, मुझे एक दूसरा डिबेट लेना है। क्या नेतृत्व और नेता विहीन, क्योंकि विपक्ष, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी होती विपक्ष में सबको क्या बोलना है, अगर इसको लेकर वो स्ट्रैटेजी का अभाव दिखा, जो अपराजिता जी भी कह रही हैं, जिसके मन में जो आया वो अपना बोलकर चला गया। तो अगर आपके लिए सिर्फ मणिपुर इंपॉर्टेंट था तो फिर विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दे क्यों उठाए गए, फिर आप लोग क्यों इधर उधर के मुद्दे रहे? तो कुल मिलाकर एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी नहीं थी जो विपक्ष ने जिसके लिए कोशिश की थी, जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए। नीति, नेता और नियत अगर पार्लियामेंट में विपक्ष के पास नहीं है तो यही बात और यही आरोप वर्तमान सरकार का मणिपुर को लिए ठीक है। नहीं, वो ठीक है। मैं मणिपुर से आगे मैं ये पूछ रहा हूं, देखिए मणिपुर के सवाल को भी इफेक्टिव तरीके से विपक्ष उठा सकता था, जिसमें नहीं अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो सवाल फिर यही है ना, मैं तो यही पूछ रहा हूं ना कि अगर मणिपुर के सवाल को भी विपक्ष संसद में कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं उठा पाया तो इसका मतलब कोई स्ट्रैटेजी का, क्योंकि एक नेता नहीं है। तो अशोक जी, इस बात से, इस पर्टिकुलर बात से मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मुझे लगता है कहीं स्ट्रैटेजी उन्होंने मिस की। फॉर एग्जांपल, कल अगर राहुल जी मेरे हिसाब से अगर शाम को बोलते ना कि दिन में, क्योंकि 12 बजे प्राइम टाइम है ही नहीं। देखिए, एक प्रधानमंत्री जी ने 5 बजे बोला, तो 5 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रधानमंत्री अब टीवी चैनल पे माइंड स्पेस और एयर टाइम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। गलत चीज नहीं, मैं प्रधानमंत्री की हर पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है। ये मीडिया स्ट्रैटेजी कांग्रेस की होनी चाहिए थी कि राहुल जी कल शाम को बोले, जिसकी वजह से गृह मंत्री साहब आज सुबह उसको काउंटर करे, क्योंकि शाम को राहुल जी बोलते, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी जी उनको स्पेसिफिकली काउंटर करते ताकि अच्छा डिबेट हो। ये एक बात है। तो वहां पर स्ट्रैटेजी में चुके वो, मैं ये मानता हूँ। ओके, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ। मैंने युद्ध छेड़ कर रणनीति न बनाना, ये विपक्ष, चलो ये ईमानदारी से तहसीन जी, और ये बात सच बात है। हम राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी की तो भयंकर भूल जो है साफ तौर पे इनका डिफेंस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद सर वो इसी काम के लिए आए हैं, इसी काम के लिए अवधेश जी आए हैं, वो यहाँ पर इसी काम के लिए आए हैं। इस ब्रेक के बाद फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टाप टिप टाप डोरे मोरे मो, टाप टिप टाप तुम बम बारे बारे मेरे मो। अबे देख, टाप बम बोरो बम बारा मेरे तुम टाम टाम टिप टाप बोरो बम शाम बम। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तू न जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। दोस्तों, आप देख रहे हैं चला मोदी अस्त्र, विपक्ष हुआ पस्त। आज अविश्वास प्रस्ताव पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब है उसी पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कल राहुल गांधी ने यह कहा था, जिस पर अभी यहां पर डिबेट में भी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा भारत माता की हत्या आपने कर दी है। उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। यहां सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते, और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी,
पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। तहसीन, जल्दी से भारत माता की हत्या कर दी, आपको लगता है एक और ब्लंडर था, एक और चूक थी, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए था? व्यक्तिगत तौर से मैं मानता हूँ, और मैंने ये ट्वीट भी किया था, माननीय प्रधानमंत्री बोले उसके पहला कि ये इस बात पर प्रधानमंत्री ज़रूर बोलेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि कभी कभी हम कैरीड अवे हो जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की बातें, क्योंकि देखिए हम सब, और मैं नहीं मानता कि कोई देशद्रोही है, मैंने आपके शो पे पहले भी कहा है, मैं नहीं मानता हूँ कोई भी प्रधानमंत्री, नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक देशद्रोही है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हर प्रधान, गलतियां सब करते हैं, मोदी जी ने बहुत की है, इंक्लूडिंग डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, लेकिन कोई भी देशद्रोही नहीं होता। और भारत माता की हत्या ये किसी में हिम्मत नहीं करने के लिए, जब तक हमारे जैसे बैठे हो, भारत माता की हत्या करने का कोई साहस भी नहीं कर सकेगा, चाहे वो किसी भी देश से हो, किसी भी प्रांत से हो। मैं ये मानता हूँ। अवधेश जी, देखिए, आखिरी कमेंट आपका, 30 सेकंड। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक संवेदनशील भाषा में एक देशभक्त के भाव को, कि देश का भाव भारत माता के प्रति क्या है। एक एक आदमी भारत माता के लिए जान दे सकता है, लेकिन भारत माता को मरने नहीं देगा। उनकी अंतिम पंक्ति थी कि हमारे तो कण कण और रोम रोम में हम लोग तो देश के लिए ही आए हैं। वहां से उन्होंने ये बातें की है। जो भाषण राहुल गांधी जी का था वो एकदम कसैला करने वाला था, बहुत कसैला करने वाला था। आज प्रधानमंत्री से सीख लेनी चाहिए। जैसे उन्होंने आज एक बात बोली है, जैसे खंडहर पर आप प्लास्टर का जश्न मना रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति थी कि यूपीए को आपने खत्म करके एनडीए दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि हम युद्ध लड़ेंगे। नहीं, एक पंक्ति सुना दो जरा, आनंद में खत्म हो। तो उन्होंने जो बताया है, दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर, रणधीर का नाम रखे लेकिन युद्ध से भागते हैं। भाग्यचंद की आज तक नाम है भाग्यचंद, सोई है तकदीर कि आप चाहे इंडिया का नाम रख लो, INDIA, एनडीए चुरा लो, लेकिन एनडीए का भाग्य आपको नहीं मिलने वाला है। अब यही बात अगर राहुल जी को कहना पड़ेगा तो ऐसा कहते कि लगता कि शरीर से चमड़ा उतार रहे हैं। राहुल गांधी जी ये भाषा अभी राहुल गांधी को बहुत कुछ सीखना, लेकिन बहुत संक्षेप में अपराजिता जी आपकी आखिरी टिप्पणी में चाहूंगा, बहुत संक्षेप में। क्या अब तो ये चलिए हो गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं, परसेप्शन की लड़ाई, और वैसे जो मोदी जी आए सबको धो दिया। परसेप्शन बिना आधार के नहीं होता है, केवल परसेप्शन। अपराजिता जी आप सुन पा रही हैं मुझे? अपराजिता जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी 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 बिल्कुल सुन रही हूं। तो मेरा आखिरी कमेंट, लेकिन अब इसके बाद मणिपुर में उम्मीद करें कि कम से कम मणिपुर तो अब कंट्रोल में आएगी चीजें वहां। देखिए, कांग्रेस और विपक्ष मोदी जी को और उनकी सरकार को घेरने आए थे और खुद घिर गए, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, हम आपके माध्यम से कांग्रेस को और विपक्ष को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया अपनी बातों को देश के समक्ष रखने का। हमारे रिपोर्ट कार्ड को हम 2 दिन के अंदर सबके समक्ष रख पाए। 9 सालों में मोदी जी ने क्या क्या काम किया है, मुझे लगता है ये सबको ज्ञात हुआ। और जहां तक मणिपुर का सवाल है, मुझे लगता है यह जो सरकार है वह निश्चित तौर पर कमिटेड है। वहां पर शांति का सूरज कैसे उगेगा, इस विषय में हम सब मिलकर काम करेंगे और यह सामूहिक प्रयास होगा। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे मणिपुर? क्या माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे मणिपुर? जुलाई को विदेश तो जाकर INDI और एनडीए के नए गठन के बाद, सुनिए, 2 बातें हुई। INDI ने 26 जुटाया, एनडीए ने 38 जुटा के कह दिया कि अब कोई दल खाली नहीं है। और पहला प्रदर्शन लोकसभा के अंदर था INDI का, वो असमन्वित रहा, वो रणनीति विहीन रहा। और एनडीए मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कुल मिलाकर मेरे पास समय नहीं है।
अब देखिए ये लड़ाई मणिपुर को लेकर, ये लड़ाई अब तक यहाँ पर हुई और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये परसेप्शन की लड़ाई थी 24 के लिए, लेकिन अब 24 ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि अभी भी 200-250 दिन से ज्यादा है जब लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन ऐसा लगता है टोन सेट हो गया है। और इसी को लेकर के जो लगातार चर्चा चली है, बहस के बिंदु उठे हैं, हम उन पर लगातार दो टूक में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का दो टूक में जोड़ने के लिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। कल जो है